गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर उसका पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसने पेंथालासा और पेंजिया नामक महासागर और महाद्वीप की कल्पना की थी। उन दोनों के टूटने की कल्पना की थी। तैतीस सागर की कल्पना ही की थी, बाकी वास्तव में हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, 33 सागर की भूसन्नति में वलन पड़ा। वलन पड़ने से दोनों किनारे पास में आए। कैसे आए पास में? उदाहरण के रूप में आपको मैंने उदाहरण बताया भी था, और एक और उदाहरण में, जैसे अभी मान लीजिए ये एक रुमाल है या कोई कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े में अगर मैं बीच में वज़न डालूँगा, इसमें अगर बीच में वज़न डालूँगा मैं, तो जाहिर सी बात है बीच में से वज़न इस तरीके से जाएगा, तो ये दोनों किनारे जो मेरे हाथ वाले हैं, ये जैसे जैसे इसमें वज़न पड़ता जाएगा वैसे वैसे ये पास में आते जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए बीच की जो भाग है, बीच वाला भाग जो है, इसमें मान लीजिए मैंने मार्कर रखा है, ये बीच वाला भाग जैसे जैसे इसमें नदियों, इधर अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड, दोनों तरफ से जो नदियों का अवसाद इसमें इकट्ठा होता गया, जिस वजह से इसमें दबाव पड़ता गया, और दबाव पड़ने की वजह से ये दोनों किनारे पास में आते गए। अब बीच में क्या है, ये अवसाद है, तो दोनों किनारे जब ज़्यादा पास में आएंगे तो बीच वाला भाग जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, बल्कि वापस उत्थान होकर के ऊंचा उठ जाएगा, जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत का निर्माण 33 भूसन्नति के द्वारा बतलाया गया है। इस तरीके से समझाने की कोशिश की वेगनर ने कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। एक दूसरी बात इन्होंने कही उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, कि उनका ज्वारीय बल के कारण विस्थापन हुआ। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो उनको खींच रही थी, उसके कारण उसका जो है विस्थापन हुआ। दो बात कही इन्होंने, एक तो गुरुत्वीय बल और दूसरा ज्वारीय बल। दोनों बात के माध्यम से इन्होंने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कल्पना की है। हमने इनके कुछ पक्षों को देखा था कल, कि इन्होंने क्या क्या पक्ष दिए इसके बारे में, यानी कि अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए इन्होंने सिद्धांत के बारे में कुछ मान्यताएं बताई है, कुछ बातें बताई है, जिसके माध्यम से हमको और अधिक जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में महाद्वीपों का विस्थापन तो हुआ था। तो हमने कल पक्ष देख लिए थे इसके, आज हम इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे और पता चलेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कितना सही है और कितना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, इसकी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे। तो देखिए इसकी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म आज पढ़ेंगे हम, क्या आलोचनाएं इसके सिद्धांत की हुई। कल हमने पक्ष देख लिया था, आज विपक्ष देखेंगे हम। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ध्यान रखना इस बात को, किसी भी बात की पुष्टि करने के लिए, किसी भी बात के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं देख पाओ तब तक आप निर्णय मत करना किसी के भी बारे में, ठीक है। जब तक आप उसका पक्ष नहीं सुन लो और जब तक आप उसका विपक्ष नहीं सुन लो, तब तक आप न्याय मत करना। आप अगर न्याय करोगे तो न्याय नहीं, वो फैसला होगा, ठीक है ना। फैसला करने में और न्याय करने में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए ये ज्ञान की बात थी, अब ये अपना सामान्य ज्ञान है। तो सबसे पहले क्या बात है, वो ये बात है कि आलोचकों ने कहा कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इन्होंने क्या बात कही, इनको फटे हुए कागज की भांति आसानी से जोड़ा जा सकता है। आलोचकों ने कहा ऐसा करना संभव ही नहीं है, इस तरीके से इनको जोड़ा ही नहीं जा सकता। तो पहली आलोचना क्या है, महाद्वीपों के जोड़े जाने की परिकल्पना,
जोड़े जाने की परिकल्पना, परिकल्पना ही की थी इन्होंने, वास्तविकता नहीं, कल्पना ही थी। परिकल्पना समझ से परे है, समझ से परे का मतलब समझ से दूर है, क्योंकि इतने लंबे समय में अपर्दनकारी शक्तियां, इसको हम पढ़ेंगे, अपर्दनकारी शक्तियां क्या होती है। अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। बात यह है कि उसने कहा था कि इन दोनों को आसानी से जोड़ा जा सकता है आज भी, तो उस जमाने में ये टूटे थे लगभग 2.5-3 करोड़ वर्ष पहले जब इनका विस्थापन हुआ, तो क्या इतने सालों से आज तक जो किनारे टूटे हुए वैसे के वैसे रहेंगे? क्या सागरीय तरंगों द्वारा उस पर अपर्दन नहीं होगा? क्या नदी द्वारा जो नदियां जो गिरती है सागरों में वो डेल्टा नहीं बनाएगी? तो डेल्टा बनने के फलस्वरूप वहाँ की आकृति में बदलाव नहीं आएगा। तो विद्वानों ने ये तर्क दिया। इस तर्क के आगे वेगनर का वो तर्क फीका पड़ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको आसानी से फटे हुए कागज के भांति जोड़ा जा सकता है। हालांकि स्थलाकृति देखा जाए तो एक जैसी लगती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, किसी भी भूभाग की आकृति उत्थान से लेकर अपर्दन तक अपर्दन क्रिया होने तक लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की स्थलाकृति भी बदली हुई होगी। बात समझ में आई? यानी कि किसी भी भूभाग का जब उत्थान होता है, जब उठता है, तो अपर्दनकारी शक्तियां उसको काटने चाटने का काम करती रहती है। इस तरीके से मान लीजिए हम अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, बचपन से बड़े होते हैं। छोटे से बालक जो इतना सा होता है वो इतना बड़ा होता फिर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद इतना 5-6 फुट का वो होने लगता है। तो उस पे क्या होता है, वो ग्रो कर रहा है, उत्थान कर रहा है। उत्थान करने के बाद एक अवस्था ऐसी होती है जिसके बाद वो धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू कर देता है। यानी कि अपर्दनकारी शक्तियाँ उस पर कार्य करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर दांत खिरने शुरू हो जाते हैं, फिर हाथों पैरों में जान नहीं रहती, हाथ पैर यूँ लटक जाते हैं। इस तरीके से उसकी स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से चट्टानों के संदर्भ में भी यही बात है। चट्टानों में हालांकि बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस बात को होने में। तो किसी भूभाग का उत्थान हुआ, उत्थान होने के बाद अपर्दनकारी शक्तियाँ उस पर कार्य करेगी। हवा द्वारा उसको जो है चोट पहुँचाई जाएगी। हवा द्वारा चोट कैसे पहुँचाई जाती है मालूम? हवा के साथ क्या है, हवा के साथ साथ क्या उड़ते हैं, कंकड़ पत्थर धूल के कण वगैरह वगैरह सब उसके साथ उड़ते हैं। तो वो चट्टान पर जाकर के चोट मारते हैं एकदम से। तो चट्टान जो हल्की या मुलायम चट्टान की मिट्टी होती है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अपर्दन करती है। नदियाँ तो आपको मालूम है कैसे अपर्दन करती है। नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती है, तो जहाँ गिरती है वहाँ खड्डा कर देती है, जहाँ से बहती हुई आती है ऊपर से उसको घाटी के रूप में परिवर्तित कर देती है। इस तरीके से नदियाँ भी अपर्दनकारी शक्तियाँ जो है करती रहती है।
ये सब चीज़ें जो है स्थलाकृति को, किसी एक जगह की स्थलाकृति को बदलती रहती है। तो इतने करोड़ों साल में क्या स्थलाकृति में परिवर्तन नहीं आया, ये बात कहने की कोशिश करते हैं विद्वान। और तीसरी बात क्या कही विद्वानों ने? तीसरी बात कही सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल नौ लाख या करोड़, देखते हैं इसको कितना है ये, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल अगर 9 करोड़ गुना 9 करोड़ गुना अधिक हो तो ही इतने बड़े महाद्वीप का खिसकना संभव है। खिसकना संभव है। अगर वास्तव में ज्वारीय बल के कारण विस्थापित हुए महाद्वीप, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बात समझ में आई होगी। इसने क्या कहा था कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी कि ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। कौन से महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और दक्षिण अमेरिका का विस्थापन पश्चिम की तरफ हुआ। तो विद्वानों ने कहा, अरे वेगनर, क्या सूर्य और चंद्रमा में इतना दम है कि किसी इतने बड़े भूभाग को जो है खिसका दे? वो अगर इसी ज्वारीय शक्ति के को अगर 9 करोड़ गुना अगर बढ़ा दिया जाए तब जाके ऐसा संभव हो सकता है। अगर मान भी ले भाई तेरी बात को वेगनर, अगर तेरी बात को मान भी लिया जाए कि हाँ भाई किसके हैं, तो आज क्यों नहीं कह सक रहे? आज भी तो सूर्य वही है, चंद्रमा वही है और महाद्वीप भी वही है, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? विद्वानों ने तर्क दिया है, इस तर्क का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, इसके बाद चौथा लिखिए। एक इसके बाद आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी, आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आने के बाद इनका यह सिद्धांत अमान्य हो गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में समझाया गया है कि प्लेटों की गति कैसे होती है। इसने महाद्वीपों को दौड़ाया था। प्लेट विवर्तनिकी में महाद्वीप की जगह एक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, प्लेट। महाद्वीपों को ही प्लेट कहते हैं। वैसे महाद्वीपों की गति इसने बताई थी, और आधुनिक जो सिद्धांत वर्तमान में माना जाता है प्लेट विवर्तनिकी, उसमें प्लेटों की गति बताई गई है। तो बात तो इसने भी वही की थी, लेकिन आने वाले ज़माने में जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सही माना गया, और इसमें ये बताया गया कि प्लेटों की गति होती है। प्लेटों की गति के कारणों को बताया गया, भाई क्यों इसमें गति होती है, क्यों इसमें गति नहीं होती। तो इसमें इस सिद्धांत को क्या है, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया, तर्कसंगत तरीके से बताया गया। इस वजह से वर्तमान में ये सिद्धांत मान्य है। और इसके अलावा आगे लिखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर वाले को। वुलरिच और मॉर्गन दो विद्वान हैं, दोनों भूआकृतिक विज्ञान के बड़े विद्वान हैं। वुलरिच और मॉर्गन के अनुसार
वेगनर ने अपने पक्ष के प्रमाणों को ही दुनिया के सामने रखा विपक्ष की बातों को या विपरीत बातों को वे एक वकील की भांति छिपा गए। बात समझ में आई कि वुलरिज और मॉर्गन ने कहा कि वेगनर महोदय ने अपने पक्ष की बातों को ही रखा बस दुनिया के सामने, उसके अनुसार जो सही है उसी बात को रखा, बाकी जो विपरीत बात थी उसके अलावा जो बातें थी उन बातों को उसने जो है एक वकील की भांति छुपा लिया। जिस तरीके से वकील का काम क्या होता है मालूम? वकील का काम यही होता है कि भाई अपने क्लाइंट की जो अच्छी बातें हैं, अपने क्लाइंट के पक्ष में जो बातें हैं उनको बड़ा चढ़ा करके बताना और उसकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को छुपाना। इसी तरीके से इसने ये काम किया है। इसके बाद छठी आलोचना है वेगनर द्वारा महाद्वीपों की भूवैज्ञानिक संरचना वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष या जीवाश्म बताए जाने की बात गलत है, क्योंकि उन्होंने अन्य महाद्वीपों के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने बताया था कि वो ये जो ग्लासोप्टेरिस वनस्पति है जो भारत के कश्मीर में, अफगानिस्तान वगैरह में पाई जाती है, तो और बताया इन्होंने कुछ जीवाश्म, कंगारू के जीवाश्म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और इन्होंने क्या बात कही थी? भूवैज्ञानिक संरचना एक जैसी उसी कालक्रम की चट्टान है। इस तरीके से इन्होंने बताया था दक्षिणी के बारे में। इन्होंने अन्य जो अन्य महाद्वीप है उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद इसका सार लिखते हैं हम। उपयुक्त इसमें लिखिए, उपर्युक्त विद्वानों द्वारा आलोचना किए जाने पर यह सिद्धांत अमान्य और गलत प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसका सार लिखेंगे, निष्कर्ष क्या निकलता है। आलोचना भी हमने देख ली है और इसके पक्षों को भी हमने देख लिया था। अब देखते हैं हम कि सार क्या निकलता है। सार की तरफ चलते हैं हम। निष्कर्ष, वेगनर महोदय ने सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन को महाद्वीपीय
विस्थापन को सर्वाधिक तर्कसंगत व्यावहारिक में छोटी की मात्रा लगा लेना आप, व्यावहारिक और क्रमबद्ध रूप में बतलाया वर्तमान में भूगणितीय, भूवैज्ञानिक और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी आ गया है, परंतु विश्व जगत को सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन की बात बतलाने हेतु वेगनर का यह सिद्धांत भूगोल के क्षेत्र में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये इनका निष्कर्ष निकला है। वर्तमान में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आ गया है हालांकि, लेकिन इससे पहले सर्वाधिक तर्कसंगत तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विश्व को बतलाने के लिए कि भाई विस्थापन हुआ है महाद्वीपों का, इस वजह से यह सिद्धांत भूगोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद हम प्लेट विवर्तनिकी का अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं और प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है। इसको मिटा देता हूं मैं। प्लेट विवर्तनिकी को समझेंगे हम। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये लगभग 1965 में आया। नया सिद्धांत है। वर्तमान में इसी को माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सिद्धांत हैरी हेस नामक एक विद्वान है और वुलरिज और मॉर्गन इनके द्वारा दिया गया है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, एक नंबर का प्रश्न आता है, अगर तीनों में से कोई भी नाम आए तो वही सही है। ठीक है ना। वैसे मुख्य भूमिका इसमें हैरी हेस ने निभाई थी। ठीक है, देखिए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद सर्वाधिक तर्कसंगत, क्रमबद्ध, व्यवहारिक रूप में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को बताने के कारण यह सिद्धांत वर्तमान में मान्य है।
क्या है इस सिद्धांत में, देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट की परिभाषा सामान्यतः लिखिए आप, सामान्यतः दृढ़ स्थिर स्थलीय, दृढ़ स्थिर स्थलीय या सागरीय भाग को प्लेट कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। सामान्यतः दृढ़ स्थिर स्थलीय या सागरीय भाग को, दृढ़ स्थिर स्थलीय या सागरीय भाग को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी किसको कहते हैं, ये भी देख लीजिए आप, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेटों के भूगणितीय, सांख्यिकी, वैज्ञानिक, ज्यामितीय, भौतिकी तरीके से किए गए क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सिलसिलेवार, क्रमबद्ध तर्क संगत और व्यावहारिक अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। क्या बात समझ में आई है? प्लेटों के भूगणितीय, सांख्यिकी, भूवैज्ञानिक लिख लीजिए इसको, ज्यामितीय, भूभौतिकी जैसे तरीकों के माध्यम से किए गए तर्क संगत, क्रमबद्ध और व्यवहारिक अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। इसके बाद लिखिए, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा महाद्वीपों के खिसकाव तथा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा महाद्वीपों के खिसकाव की, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन ने 1965 में किया था, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। टूजो विल्सन 1965 में किया था। और प्लेटें जो होती है ये भूखंडों का ऊपरी, इसको मिटा देता हूं मैं, प्लेटें जो होती है
ये भूखंड जो होते हैं हमको दिखाई देते हैं, इनका ऊपरी भाग भूखंडों का ऊपरी भाग होती है क्या? प्लेटें। प्लेटें भूखंडों के ऊपरी भाग होती है जो सियाल और ऊपरी मेंटल द्वारा बनी होती है, जो सामान्यतः सीमा प्लेट पर तैरती है। आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा और निफे। ये सियाल होता है, ये सीमा होता है और ये निफे। इसको मत पढ़ो भी। ये देखिए सियाल ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत, इसके अलावा मध्य सीमा, यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? प्लेट। इसकी सामान्यतः मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर मानी गई है। 100 किलोमीटर सामान्यतः इसकी मोटाई मानी गई है। ठीक है ना? अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही। वर्तमान में, इसको मिटा देता हूं मैं, वर्तमान में विश्व में वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार, ठीक है, वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार 6 प्लेटें पाई जाती है। हालांकि अलग अलग विद्वान, डॉक्टर के.पी. रोडे राजस्थान विश्वविद्यालय के, उन्होंने सर्वाधिक 10 प्लेटें बताई है, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 4 मुख्य प्लेटें बताई है। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य बात है वो वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार है, क्योंकि इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। इन्होंने विश्व में 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों की कल्पना की है। 6 बड़ी प्लेटें कौन सी है भाई? 6 बड़ी प्लेटें, इसको मिटा देता हूं मैं। 6 बड़ी प्लेटें कौन सी है भाई? देखो फटाफट से विश्व का मानचित्र बना लीजिए, हम उसमें इसको दर्शाएंगे। 6 बड़ी प्लेटें कौन सी है? 6 बड़ी प्लेटें वुलरिज मॉर्गन के अनुसार, वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार सर्वाधिक मान्य है ये बात इनकी। ठीक है, 6 प्लेटें हैं। नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, नंबर 2 अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 5 पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, और नंबर 6 अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ध्यान दीजिएगा, ये 6 प्लेटें विश्व की सबसे बड़ी प्लेटें हैं, और ये दोनों प्लेटें, ये प्लेट, ये वाली और ये वाली, ये चारों प्लेटें स्थलीय प्लेटें हैं, और ये दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें हैं। ठीक है, 2 महासागरीय है और 4 महाद्वीपीय प्लेटें। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब विश्व का नक्शा बनाते हैं हम, और विश्व के नक्शे में इन प्लेटों को दर्शाएंगे हम। ठीक है, चलिए दर्शाते हैं साहब। विश्व का नक्शा आप भी मेरे साथ साथ बनाइए।
चलिए ये बन गया। इसके बाद यहाँ से आप बनाइए अगर रोज़ाना प्रैक्टिस आप नक्शा बनाने की करोगे तो एक दिन ज़रूर आप अच्छा नक्शा बना पाओगे। आपको मालूम है विश्व में 8 महाद्वीप हो गए हैं, मालूम है ना? 8वां महाद्वीप यही है, ऑस्ट्रेलिया के पास में, न्यूजीलैंड वाला, जीलैंडिया कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये जापान है, इधर छोड़ो उसको। चलिए ये बना है हमारा अफ्रीका और ये बना है हमारा विश्व। ठीक है, आपको दिख रहा तो है ना उधर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए ये हमारा विश्व बन गया। विश्व के अंदर हम प्लेटों को दर्शा देते हैं, कौन कौन सी प्लेटें कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका वाला जो पूरा पार्ट है, साथ में इसके ये दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट, इसको कहा गया है अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट नंबर 1। ठीक है, ये वाला जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, भारत को छोड़ करके, अरब को छोड़ करके, ठीक है, इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे एक द्वीप है, ध्यान रखना, अच्छा खासा द्वीप है, इसको कहते हैं हम मेडागास्कर द्वीप, ये वाला। ठीक है, तो ये अरब भी यूरेशियन में शामिल है। इसके बाद ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। अच्छा, ये प्लेटें कहाँ तक है? देखिए ये प्लेटें यहाँ तक है, इसके बीच में, यहाँ तक इनका विस्तार है, इसका भी। चलिए फिर ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ये वाला, इसमें भारत का दक्षिणी भाग भी शामिल है और ये मेडागास्कर भी शामिल है। ये वाला पूरा भाग हिंद महासागर वाला, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समझ के, इसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ये समुद्री प्लेट है, सागरीय प्लेट। इसको दूसरे कलर से कर लीजिए आप ऐसे, ये सागरीय प्लेट होगी। अच्छा, 1 2 3, ये अंटार्कटिका वाली है, ये भी स्थलीय प्लेट है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये 4 होगी। और पैसिफिक प्लेट यहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में, उधर भी, इसको लिख लीजिए आप, प्रशांत प्लेट। ठीक है, ये प्लेटें बना लीजिए आप। आज के लिए केवल इतना ही। ये 6 प्लेटें हैं। अमेरिकन प्लेट 1 है, अफ्रीकन प्लेट 2 है, यूरेशियन प्लेट 3, अंटार्कटिका। चारों प्लेट तो कैसी है? महाद्वीपीय प्लेट। 2 प्लेटें प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों कैसी है? महासागरीय प्लेट। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नक्शा जरूर बना लेना, ऑफलाइन क्लास होते हैं, मैं नक्शा जरूर चेक करने वाला हूँ आपके। जिसके पास नक्शा नहीं मिलेगा उसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है।